पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये मुद्दे की बात है। बिहार में नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर के चिंतन हर दल कर रहा है कि इस वक्त नीतीश कुमार की कुर्सी पर किसे बैठा दिया जाए, जिसकी वजह से बिहार में जो एक चेहरा लगातार लोग देख रहे हैं वो चेहरा हट जाना चाहिए। सीएम की कुर्सी पर अगला दावेदार कौन है, इसको लेकर लगातार बाबा आप सभी दर्शकों से बता रहे हैं कि कौन कौन ऐसे दावेदार हैं जो इस वक्त बिहार में सीएम के रेस में सबसे तेज चल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में बिहार में तीसरा मोर्चा अचानक से आ गया है और तीसरा मोर्चा प्रशांत किशोर की तरफ से तैयार किया जा रहा है। अभी 4-5 दिनों के बाद अब प्रशांत किशोर के नए पार्टी को देखेंगे। 2 अक्टूबर को नए पार्टी का अपना वो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं और उसके बाद बिहार में जो 15 वर्ष और 15 वर्ष की बातचीत कही जाती है, यानी कि कभी लालू प्रसाद यादव का युग तो कभी नीतीश कुमार का युग, जिस पर प्रशांत किशोर लगातार हमले भी करते रहे हैं, तो इन दोनों को निपटाने की तैयारी प्रशांत किशोर किसके इशारे पर कर रहे हैं, मुद्दे की बात में आज इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए बाबा के साथ हम जुट गए हैं। नीतीश और लालू को निपटाने की तैयारी बिहार में चल रही है। लालू तो अब सीएम के कुर्सी पर है नहीं, ना ही उनके परिवार से कोई सीएम की कुर्सी पर है, तो ये कहना कि लालू को निपटाना और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को निपटाना, नीतीश को मान सकते हैं, लेकिन लालू को क्यों समेट लिया है प्रशांत किशोर ने? देखिए, सिर्फ प्रशांत किशोर तक की ये बात नहीं है जी। आप अगर इसको गहराई में जाकर के देखें जी। तो नीतीश के बाद अगर कोई मजबूत नज़र आता है तो वो लालू प्रसाद नज़र आते हैं। नीतीश जब भी इधर से गुस्सा होते हैं तो कहाँ जाते हैं? लालू प्रसाद के पास जाते हैं। और नीतीश और लालू ने जिस तरह से इस बिहार के जो 50% से ज़्यादा वोटर हैं, 36% ईबीसी और 27% ओबीसी, इसके साथ साथ 27% में 14% आपको पता है कि यादव हैं, और मुस्लिम वोटर जो हैं 17% उसको अपने पास ले लिया है। इसको ले करके हमेशा से आपने देखा होगा कि 30-32% तो सरकार बनती है और ये वोट उनके पास आ जाता है, आधा आधा दोनों बांट लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में बाकी लोगों के साथ यदि सरकार बनाने की जरूरत हो तो नीतीश कुमार अगर उस खेमे में रहेंगे तो बनेगा, नहीं तो इस खेमे में है तो इस खेमे की बनेगी। अब इन सारी परिस्थितियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, आप समझ सकते हैं कि पिछले 10 साल में प्रयास नहीं किया होगा क्या कि नीतीश कुमार को पीछे ढकेल दिया जाए। 2020 में जो हुआ आपने देखा ही। इन सब के साथ साथ एक जो 30 सालों का 32 सालों का एक एपिसोड चल रहा है। इस एपिसोड में आपने देखा होगा कि समाजवादी तथा कथित रूप से समाजवादी लोगों की बिहार की सत्ता पर अपनी एक धमक रही है, आधिपत्य रहा है। लालू और नीतीश एक दूसरे के साथ आमने सामने लड़ते रहे हैं। लड़ाई चाहे जितनी कड़ी हो या फिर जैसी भी हो, 2 ही लोगों का राज्य रहा है। 15 साल उधर हुआ और 19 साल इधर। तो इन दोनों को मिला करके अब सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टेक पर होगा, निशाने पर होगा, तो कौन होगा? निश्चित रूप से यही दोनों होंगे। तेजस्वी यादव के पास आज भी वो वोट बैंक है जिस वोट बैंक के आधार पर लालू प्रसाद ने राबड़ी देवी तक को मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती तो है कि नीतीश और लालू दोनों समाप्त हों, कि उसके लिए एक अवसर मिले। वो सीधे तौर पे ये बात नहीं कर सकती है क्योंकि जिस गठबंधन में नीतीश कुमार हैं उस गठबंधन को लीड कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और अगर इस तरह का कोई एक्ट करती भी है, आप छोटा सा उदाहरण देखिए ना कि जहां चिराग पासवान की पार्टी में ये कहा जाने लगा कि उनकी पार्टी में टूट हो जाएगा, उसके बाद आप देखिए कि चिराग पासवान से नीतीश कुमार मिलते हैं, नीतीश कुमार से जीतन राम मांझी मिलते हैं, जीतन राम मांझी से उपेंद्र कुशवाहा मिलते हैं। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि भारतीय जनता पार्टी चाह करके भी कोई एक्ट डायरेक्ट नहीं कर सकती है, तो वो भाया मीडिया करेगी। और भाया मीडिया करेगी तो भाया मीडिया के लिए उसको व्यक्ति चाहिए, जिसमें आपने देखा कि ओवैसी को पहले कहा गया था कि ओवैसी जो है वो बी टीम बन करके बिहार में कमजोर कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल को। और भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ही इच्छा रही है, लंबे समय से इच्छा रही है कि वो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को साइड में करके वो डायरेक्ट लड़ाई में आ जाए। 2020 में भी ऐसा प्रयास हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने इस लड़ाई को दूसरी तरफ मोड़ दिया। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली तो दोनों की उम्र को देख लीजिए आप।
दोनों उम्र के उस दहलीज पर है। लालू प्रसाद तो कई बीमारियों से ग्रसित हैं, किडनी तक ट्रांसप्लांट हो गया है। नीतीश कुमार के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो काफ़ी बीमार हैं, पहले जैसी स्थिति नहीं है। तो इन दोनों के उम्र के ढलान पर होने का भी एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि लोग चाह रहे हैं कि अब इस जगह को कौन इक्विवेलेंट करेगा, फिल इन द ब्लैंक्स में किसका नाम आएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कई नाम आपने उत्तराधिकारी के शुरू में चर्चा की, कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन इस उत्तराधिकारी प्रथा को ही समाप्त कर दिया गया है। अगर देखा जाए तो ये बहुत आसान नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने 19 साल के शासन में उत्तराधिकारी वाली प्रथा को समाप्त किया है। भले ही अनजाने में उनसे हुआ हो, क्योंकि समय समय पर वो कहते रहे हैं कि अरे मेरे बाद तो इन्हीं लोगों को देखना है, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा के लिए कहें, आरसीपी सिंह के लिए कहें, अशोक चौधरी के लिए कहें, ललन सिंह के लिए कहें, तेजस्वी यादव के लिए कहें, उपेंद्र कुशवाहा के लिए कहें, किसी के लिए भी कहें, किसी को भी अपने साथ लेकर के नंबर 2 का पोजीशन दे दें। ये बीजेपी के लिए तो नहीं कहा उन्होंने। बीजेपी के लिए क्यों कहेंगे? बीजेपी सम्राट को आगे बढ़ाने की बात कही। बिल्कुल आपका सही कह रहे हैं। सुशील मोदी को आगे देखिए, सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जो जोड़ी थी, उस जोड़ी ने ये तय कर लिया था कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नहीं होगा। शीर्ष नेतृत्व नीतीश का ही होगा। केंद्र में भले ही भारतीय जनता पार्टी को ये सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ही होंगे। और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को मान गई है कि जब तक नीतीश कुमार जीवित हैं तब तक उनके पीछे पीछे चलना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जब जब थोड़ा थोड़ा आप देखिएगा कि सर उठाता है लोग, तब तो नीतीश कुमार कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी फिर बैकफुट पर चली जाती है। अब ये जो प्रथा है, इसको खत्म करने की कवायद चल रही है, जो कि आसान नहीं है। इन सभी चीज़ों के साथ साथ इस बिहार में आप खास करके देखिए तो मैं कल ही आपने देखा कि मैं खबर कर रहा था, उस खबर में मैंने सर्वे रिपोर्ट की बात की। मैंने बिहार के कहाँ ग्राफ में बेरोजगारी है, कहाँ ग्राफ में यहाँ का पलायन है, ये सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहा था। उसी बीच में एक और बात सामने आई है कि बिहार के लोगों में रोज़गार की कमी है, पलायन ज़्यादा है, खाली लोग बैठे हुए हैं। आप देखिएगा हर चौक चौराहे पर काम के दिनों में भी ताश खेलते लोग आपको नज़र आ जाएंगे। तो ये स्थिति है कि खाली मन शैतान का अड्डा होता है, आपको पता है। बिल्कुल। खाली लोग क्या करेंगे? तो खाली लोग खुरापात करते हैं। वो खुरापात कहीं ना कहीं बिहार में शुरू हो चुका है, कभी इधर से तो कभी उधर से। अभी भी आप अगर देखिए तो जिस तरह का माहौल बना है, उस माहौल में प्रशांत किशोर का सामने आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि प्रशांत किशोर एक विज़न के साथ आए हैं। हालांकि हर पार्टी अपने विज़न के साथ आती है। जब उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी बनाए थे तब भी विज़न दिया था उन्होंने। चिराग पासवान जब उनके हाथ में कमान मिला था तो उन्होंने भी एक विज़न दिया था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का। आज भी उस धरने पर, उस मुद्दे पर वो काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ अन्य पार्टियां भी अपने अपने विजन पर काम करती है। नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना दिया। ये जो 7 निश्चय योजना आपको पता है किसका दिया हुआ था? ये प्रशांत किशोर का ही दिया हुआ था। इसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार के परिवार में दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि नीतीश कुमार के परिवार में, उनके रिश्तेदारी में जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि निशांत एक बार सक्रिय राजनीति की तरफ स्विच करें, लेकिन निशांत ने पूरी तरह से अपने आप को इससे अलग रखा है। नीतीश कुमार भी कोशिश ये करते हैं कि उनके परिवार का कोई आदमी फ्रंट लाइन में नहीं नजर आए। हालांकि उनके परिवार से कई लोग हैं पार्टी में, राजनीति में, पार्टी में, लेकिन वो फ्रंट पे नजर नहीं आते हैं। गठबंधन नहीं, एकला चलो की बात करके प्रशांत किशोर ने जो 70 के दशक से चला आ रहा है उस परंपरा को तोड़ने की कोशिश की है। आपको याद होगा कि गठबंधन की राजनीति लगभग वही 80-80 के आसपास से शुरू हुई है और वो आज तक उसको कोई भेद नहीं पाया है। अब कुछ राज्यों की बात अगर छोड़ दें, जैसे आप देखिए कि कुछ राज्यों में एकल सरकार बनी है, जैसे आप दिल्ली में देख लीजिए आम आदमी की सरकार बनी है, उसमें किसी का कोई सहयोग नहीं है। पंजाब में भी आम आदमी की सरकार बनी है, उसमें भी किसी का सहयोग नहीं है। तो ये सारी परिस्थितियां हैं, कुछ उदाहरण तो रहते ही हैं आप। लेकिन ओवरऑल आप अगर देखते हैं तो आप ओवरऑल देखिएगा तो उसमें साफ आपको नजर आ जाएगा कि गठबंधन की राजनीति ही चल रही है और गठबंधन की राजनीति का ही अब दौर चल रहा है। ऐसे में अगर बड़ा हिम्मत किया है प्रशांत किशोर ने कि वो कह रहे हैं कि हम किसी से गठबंधन नहीं बनाएंगे, अकेले हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाए तो ठीक, नहीं बनाए तो किसी को सपोर्ट भी नहीं करेंगे। तो ये एक विज़न उनका है और इस विज़न में वो कितना सफल होते हैं, क्योंकि 80 के दशक के बाद किसी ने भी अगर प्रयास किया तो सफल नहीं हुआ है, सिर्फ आम आदमी के दोनों राज्यों को छोड़ दिया जाए तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नजर आता है कि गठबंधन की राजनीति के बिना सत्ता तक पहुंचना कठिन है।
ये तो हमने बिहार में देख लिया। बिहार में देख लिया, बिल्कुल। बिहार में हम 70 के दशक से ही देखते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाद में 90 में आपने देखा कि गठबंधन के बिना कुछ नहीं चल रहा है। ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि बिहार में एक प्रयोग करने के लिए कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर चले हैं। तो प्रशांत किशोर चले हैं तो प्रशांत किशोर को कहीं ना कहीं से बैकअप मिल रहा है। बैकअप कौन कर रहा है? समय समय पर उसका खुलासा भी होता है। विपक्ष कहता है कि ये बैकअप जो है वो भाजपा करती है, भाजपा की बी टीम बन करके काम कर रहे हैं। वास्तविकता में आपको याद होगा, मैंने कहा भी था कि प्रशांत किशोर चाहे ना चाहे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं, अनचाहे रूप में हो। अभी तक तो यही है, क्योंकि जब पार्टी बनाएंगे वो, तो उस तरह का कोई आंदोलन भी नहीं हुआ है जो एकदम ड्रास्टिक परिवर्तन कर दे, रातों रात सब कुछ एकदम बदल जाए, अन्ना आंदोलन की तरह, जेपी मूवमेंट की तरह पूरा एकदम देश खोल जाए, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। बिहार में जिस धारा को लेकर के वो चल रहे हैं, जिस तरह से लोगों को जगा रहे हैं, दरवाजा का घंटी बजा रहे हैं, जहाँ घंटी नहीं है वहाँ सिकड़ी बजा रहे हैं, तो लोगों को घर से बाहर निकाल करके समझा जरूर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा मूवमेंट अभी नहीं हुआ है कि 243 सीट पर लड़ें और 122 से ऊपर जीत जाएं। ऐसा संभव नहीं लग रहा है, लेकिन सियासत है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो निश्चित रूप से है कि कहीं ना कहीं 2014-2019 की बात छोड़ दें तो इसके बाद आपने देखा होगा, केंद्र की राजनीति हो या बिहार की राजनीति हो, इसमें बिना गठबंधन के कुछ नहीं हुआ। 2014 में जीत करके आई भी थी भारतीय जनता पार्टी, तो अकेले दम पे नहीं थी, सीटें उसकी अकेले दम पर थी, लेकिन गठबंधन के लोगों के साथ सरकार चला रही थी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा उसी गठबंधन का हिस्सा थे जो मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, चिराग पासवान के पिताजी उसी गठबंधन का हिस्सा थे जो मंत्री थे, तो अकेले दम पे नहीं चला रही थी। अब स्थिति है कि 2019 में भी सेम कंडीशन था, 2024 में भी सेम कंडीशन है। आप जीत करके सीटें ला दें वो अलग बात है, लेकिन बिना गठबंधन के ये संभव नहीं हुआ। अब इन सभी परिस्थितियों से बिहार का मूड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर। तो अगर मूड चेंज होता है तो उस मूड चेंज होने का घाटा और फायदा किसको होगा? सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए कि इसका सीधा सीधा घाटा जो प्रशांत किशोर अपनी रणनीति अपना रहे हैं, उन्होंने कास्ट को तोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने कोशिश किया है कि जो MOI समीकरण है उस पर एक नया समीकरण बना करके वो जातीय समीकरण को तोड़े। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। बिहार की राजनीति को अगर किसी भी एंगल से आप देखिएगा तो उसमें से जाति को अलग नहीं कर सकते हैं आप। जातीय जनगणना जब बिहार करा दिया तो और बाकी बचा क्या? तो ऐसी स्थिति में वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वर्सेस JDU, RJD वर्सेस PK, ये लड़ाई हमको देखती हुई नजर आ रही है। और इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को भी एक फ़ायदा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे हम प्रशांत के लिए कह रहे हैं कि चाहे अनचाहे प्रशांत भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा दिला रहे हैं, वैसे ही प्रशांत किशोर को चाहे अनचाहे में भारतीय जनता पार्टी फ़ायदा दिला रही है, क्योंकि वो लड़ाई लड़ रही है किससे? तो राष्ट्रीय जनता दल से। और प्रशांत किशोर किससे लड़ रहे हैं? यानी दो लोग मिल करके एक को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो कमज़ोर तो होगा। यहाँ से छूटेगा तो वहाँ दबाया जाएगा, वहाँ छूटेगा तो वहाँ दबाया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। अब नीतीश लालू के गढ़ में घुस करके सेंधमारी करना आसान नहीं है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को भी एक स्ट्रेटजी से काम करना पड़ेगा, और वो उस स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर फिट बैठ रहे हैं। प्रशांत किशोर चाहे जिस तरीके से भी हो, डैमेज अगर कर रहे हैं तो भाजपा को कम और बाकी के लोगों को ज़्यादा कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा या तो प्रशांत किशोर को मिलेगा या प्रशांत किशोर को नहीं मिलेगा। अब इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जहां जिस 1 लाख वोट की बात आप कर रहे हैं कि 1 लाख वोट मानक है जीत हार का, 1 लाख वोट आ गया, उसमें से जिसको अधिक आ गया, 51 वोट आ गया, वो जीत गया। लेकिन उस 51 वोट में अगर किसी ने 40 वोट ले लिया तो 60 में ही फैसला होना है ना, तो 40 वाला तो ऑटोमेटिक जीत गया, बाकी 60 में तो बट गया वोट। बिल्कुल। अगर उससे भी ज़्यादा आप आइए तो दो लोगों को 30-30 आ जाता है, तो 40 वाला फिर से जीत जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप एक बात समझ लीजिए कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो अपना वोट है वो कहीं खिसकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हिंदुत्व वाला वोट जो है वो प्रशांत किशोर को जाएगा नहीं। हाँ, सवर्णों के वोट के बारे में कहा जा सकता है कि कुछ हद तक प्रशांत किशोर के पाले में जा सकता है, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जातीय समीकरण है। भले ही कहती हो कि जातीय समीकरण नहीं करते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी क्या है, कल ही हम समझा रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा क्या है, कल ही हम समझा रहे थे कि चिराग पासवान क्या है,
दलित वोटरों में 17% वोटर है, 19% वोटर है, तो उसमें से 5% उन्हीं का है। तो ये सभी परिस्थितियां घुमा फिरा करके एक बात की तरफ इशारा जरूर कर रही हैं कि कहीं ना कहीं लालू और नीतीश को एक साथ निपटाने की कोशिश चल रही है, और इस कोशिश में न चाहते हुए भी प्रशांत किशोर को ढील देने के लिए भारतीय जनता पार्टी मजबूर है। मजबूर क्या है, मतलब भीतर ही भीतर वो खुश है कि वो एक मिशन पर काम कर रहे हैं, जो मिशन वो नहीं कर सकती है। नीतीश को निपटाने का काम लालू को तो निपटा सकती है, लेकिन नीतीश को निपटाने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है। और नीतीश के मेन वोटर जो हैं, महिला वोटर में यदि सेंधमारी कर लेते हैं प्रशांत किशोर, तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कैसे मिलेगा आप कहिएगा कि उनके साथ रह करके कैसे मिलेगा? तो जितना वो डैमेज करेंगे उतना नीतीश डैमेज होंगे, और नीतीश डैमेज होंगे दैट मीन्स कि भारतीय जनता पार्टी ऊपर आएगी। तो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं अपने आप से बाहर करने की जरूरत होगी, और यही एजेंडा है जिस एजेंडा के तहत प्रशांत किशोर भी काम कर रहे हैं, भाजपा भी काम कर रही है, और बाकी के जितने भी दल हैं वो काम कर रहे हैं। बिहार में 2025 का चुनाव एक अलग मुद्दे के साथ अलग तरीके से लड़ा जाएगा, जो सभी चुनाव से बिल्कुल अलग होगा। चलिए देखिए, तो एक अलग मुद्दा, एक अलग रणनीति के तहत 2025 का विधानसभा का चुनाव शुरू होने वाला है। प्रशांत किशोर एक बड़े फैक्टर हैं बिहार के राजनीति के लिए, जिसमें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों को वो निपटा देंगे। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस पर बिहार के अन्य राजनीतिक दल कैसे अपना फैसला बदलते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन भारत लाइव पर आपको खबरें लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।